हेलो फ्रेंड्स, एमजी क्लासेस बाय विकास सर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 का जियोग्राफी चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसलिए इसके पिछले वीडियो में हम लोग जो चैप्टर नंबर 4 था उसमें हम लोग वायु पढ़ चुके थे। आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जल। इसमें जो भी संक्षेप में दिया है उसको पहले पढ़ेंगे और जो भी फैक्ट इधर साइड में बॉक्स टाइप में दिया होगा उसे हम लोग बाद में करेंगे। लास्ट में भी हम लोग ऑप्शनली क्वेश्चन लगाते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं जल के बारे में, जो कि हम लोगों का 5वां चैप्टर है क्लास 7 का जियोग्राफी। इसमें दिया हुआ है कि जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं। आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा में भरे गड्ढे में कागज़ की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता था, वह जल कहाँ चला जाता है, यह क्वेश्चन बना हुआ है। तो सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों के रूप में ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम तथा सहिम वृष्टि के रूप में धरती पर या समुद्र पर नीचे गिरता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको हम जल चक्र कहते हैं, जैसा कि चित्र 5.1 में दिखाया गया है। तो चित्र को हम लोग बाद में देखेंगे। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था और वहीं आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वह जल सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी से बहता हो। अलवर जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणी होता है। इसमें अधिकांश नमक, सोडियम क्लोराइड व खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। ये देख लीजिए जल चक्र है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। और ये मैप है। तो जल का वितरण अब हम लोग पढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है। यह क्वेश्चन बना हुआ है, तो हम इसे पढ़ते हैं। क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल विवरण का प्रतिशत दिया गया है। तो महासागर में जो जल है वो 97.3% है, जिसमें बर्फ छत्रक 0.2% है, मतलब 2%। और भूमिगत जल है 0.68%। झीलों का अलवर जल 0.009% और स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलें हैं 0.009%। वायुमंडलीय में जल है 0.0019% और नदियाँ में जो जल है वो 0.0001% है। तो सर्वाधिक महासागर में जल उपस्थित है। तो साधारण क्रियाकलाप द्वारा जल के वितरण को प्रदर्शित किया जा सकता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला, जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। ऐसे में आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि लापरवाही से जल का उपयोग करने पर हम बहुमूल्य संसाधन को बर्बाद करते हैं। इसके बाद अब हम लोग, ये कुछ न्यूज़पेपर हैं जहाँ सूखा, कभी बाढ़ प्रभावित ग्रस्त इलाका है, तो इसको हम बाद में देखेंगे। महासागरीय परिसंचरण। तो समुद्र तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवनें, समुद्र पक्षी, वायु में लवड़ी गंध और लहरों का संगीत, जब सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं हैं। और इसके बाद है तरंगे। पहले हम लोग तरंग समझ लेते हैं कि समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है। यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद जो है तट पर वापस आ जाता है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है तो इन्हें
तरंग कहते हैं। इसके बाद तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती है। इन्हीं कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार या फिर जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक ऊंचाई वाले विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे हम सुनामी कहते हैं। अब तक की सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत का तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। तो हम लोग सुनामी के बारे में समझ लेते हैं। ये जो पृथ्वी का तांडव हुआ था 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगें बहुत भूकंप का परिणाम था, जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा के पश्चिम सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी और समुद्र तल का अकस्मात गति उत्पन्न हो गई थी। इस कारण यह भूकंप आया। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगा। फलस्वरूप दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट में वर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया था, जिसका तुलना व्यावसायिक वायुयान की गति से किया जा सकता था और इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए और भारतीय सीमा का धूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, पूरी तरह से डूब गया था। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र के तरंगों सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ा, तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटा से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक कम हो गई। समुद्र तट से सुनामी तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए थे। और भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियाँ क्रियाशील है, लेकिन हिंद महासागरीय में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रिया बहुत कम होती है। तो ये देख लीजिए, उस समय 2004 में जब सुनामी आया था उसका ये दृश्य है। तमिलनाडु के तट पर सुनामी का द्वारा विनाश। तो दिसंबर 2004 में जब सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, तब वह पिछले कई सौ वर्षों का सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियाँ एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई थी। सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्र में जल में तेजी से कमी आती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थान पर न जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके फलस्वरूप जब सुनामी का विशाल तरंगें आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। अब हम लोग ज्वार भाटा पढ़ते हैं। वो 2004 की घटना था। अब हम लोग ज्वार भाटा पढ़ते हैं। दिन में 2 बार नियम रूप से महासागरीय जल का उठना या गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी के जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल का अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं।
पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन सूर्य एवं चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक ही सीधा में होते हैं और इस समय सबसे बड़ा ज्वार उठता है। इस ज्वार को बृहत ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम व अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। उच्च ज्वार नौसंचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाता है। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर यह ज्वार भाटे में होने वाले जल के उतार चढ़ाव को उपयोग विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इसके बाद महासागरीय धाराएं पढ़ लेते हैं। तो महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों तथा उच्च अक्षांशों की उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट के इसके कुछ उदाहरण हैं। और जब गर्म एवं ठंडी जलधारा मिलती हैं वहाँ कुहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौसंचालन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद अभ्यास है। तो पहले हम लोग फैक्ट पढ़ लेते हैं जितना हम लोगों ने पेज पढ़ा है। थलशाला क्या है? तो यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहत होता है। थलशाला क्रियाकलाप है, तो क्रियाकलाप हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हाँ, ये जल चक्र अब हम लोग पढ़ लेते हैं। ये देखिए तालाब है या फिर नदी या फिर बोल सकते हैं समुद्र। इसमें से जो पानी होता है जल वो वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होकर ये संघनन बन जाता है बादल में। फिर उसके बाद जब संघनन वर्षा के रूप में बदलता है और वर्षा से पानी बरसता है। ये पानी पर्वत पर गिरकर सीधे नदी में आता है और ये नदी डायरेक्ट मिल जाता है समुद्र में। और फिर उसके बाद समुद्र से वाष्पीकरण होता है, फिर संघनन बनता है, फिर वर्षा होता है, फिर समुद्र में मिल जाता है। यही वर्षा चक्र कहलाता है। इसके बाद अगला पेज है। ये कुछ नदी है और झील है, जैसे कैस्पियन सागर, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी भारत की, बंगाल की खाड़ी, भांगुई नदी। और इसके बाद क्या है? अफ्रीका महाद्वीप में देख लीजिए, ये ऑरेंज नदी है, ये कांगो नदी, विक्टोरिया झील यहाँ पर मौजूद है, नाइजर नदी है, ये नील नदी है, ये लाल सागर है जो भूमध्य सागर और अरब सागर को जोड़ती है, और दनूबी नदी यहाँ पर है, कैस्पियन सागर ये है। इसके बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये अमेजन नदी है, और उत्तर अमेरिका में आप देख लीजिए ये साल्ट लेक सिटी है, और मिसिसिपी नदी यहाँ पर है, विनिपेग झील, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच स्थित है। ग्रेट बियर रिफ और ग्रेट स्लेव झील ये कनाडा अलास्का में मौजूद है। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आप देख लीजिए तो ये डार्लिंग नदी है, और इसके ज़्यादा इसमें खास नहीं दिया हुआ है। तो ये एक टॉपिक होता है नदी और झील, उसमें हम लोग मैप के सहायता से हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप फैक्ट पढ़ लीजिएगा कि लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होता है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होता है। इसके बाद ये है क्रियाकलाप, तो क्रियाकलाप हम लोग नहीं देखेंगे।
ये कुछ न्यूज़ रिपोर्ट है। यहाँ पे ये फैक्ट है कि विश्व जल दिवस जो है ये 22 मार्च को हमेशा मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। ये प्रशांत महासागर का एक फ़ोटो है, देख लीजिएगा। इसके बाद ये आपका तरंग है, हाँ ये रहा बॉक्स में, कि सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। ये सुनामी की प्रमुख घटना है 2004 की। हाँ ये समझ लीजिए। लघु ज्वार कब आता है? जब पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा जो पृथ्वी के समीप होती है उस समय आता है ज्वार। और बृहत ज्वार कब होता है? जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक दिशा में हो, जिसे हम सिजकी बोलते हैं, तब आता है। या फिर सूर्य पृथ्वी चंद्रमा हो एक सीधा में, तब भी बृहत ज्वार आता है। इसके बाद ये मैप है प्रमुख जल धारा की, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिणी विश्रुतीय जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा, और ब्राजीलियस जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, और इसके बाद आपका इधर आता है ओगलास जलधारा, पश्चिमी वायु अपवाह तंत्र, और दक्षिणी विश्रुतीय जलधारा। इसके बाद बहुत सारी जलधारा है, तो ये हम लोग एक टॉपिक आता है जलधारा एवं जल डमरू मत है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग अभ्यास में आते हैं, जिसमें बहुविकल्पी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि वह पक्रम जिस पर लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो ये ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती हैं ध्रुवों के निकट, भूमध्य रेखा के निकट, या फिर दोनों में से कोई नहीं। जो भी आपको आंसर लगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं या तरंग? जो भी आपको आंसर लगता है वो आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और ये मिलान है, तो मिलान आप कीजिएगा। तो ये आज हम लोगों का 5वां चैप्टर जो कि जल से संबंधित था वो भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग क्लास 7 का 6 चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाकर प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल MJ क्लासेस विकास सर पर जाकर जुड़ जाइए। वहाँ पर PDF आपको फ्री में अवेलेबल करा दिया जाता है। यदि सर्च करने पर टेलीग्राम पर नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।